लेकिन अब इन नतीजों को समीर जी हम नेशनल पर्सपेक्टिव से समझें, अगर हम इसे अब केंद्र की राजनीति के जरिए समझें, तो एक बात तो तय है, बंगाल में अगर हिंदू ये तय कर रहे हैं कि मैंडेट हिंदुओं का रहेगा तो सरकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो इसका असर केंद्र में आप क्या देख रहे हैं? इंडिया अलायंस के नजरिए से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं इंडिया अलायंस पे आऊँ उसके पहले मैं बंगाल के बारे में कह दूं कि बंगाल के हिंदुओं को ट्रैक पे आने में पूरे 5 दशक लगे। अगर आप देखेंगे तो 30 साल लेफ्ट की सरकार रही है, उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी की, 50 साल बाद वहाँ पर भद्रलोक को समझ में आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो उन्हें अब यह फर्क समझ में आएगा ममता बनर्जी के 15 साल पहले लेफ्ट के साल और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल। अब अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि अब तो इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ हम नाम में इसको इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। नीतीश कुमार आपके पास थे, वो चले गए, केजरीवाल थे, वो चुनाव हार गए, वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी थी, राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ और ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है। स्टालिन चुनाव खुद हार गए, वहां पर सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन में कोई नहीं बचा है। मुझे लगता है ये इसका नाम देना भी कोई अर्थ नहीं है इसके अंदर। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीती तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी एक ताकत के रूप में नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के चुनाव बुरी तरीके से हार हुई है, अब इंडिया गठबंधन लगभग पूरी तरह से साफ हो गया। अब बस ये देखना है कि झारखंड में हेमंत सोरेन कब तक बने रहते हैं इस गठबंधन में। मुझे लग रहा है कि ये परिणाम देखने के बाद हो सकता है आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन भी एनडीए का दामन थाम ले और एनडीए अंदर आ जाए। अब मुझे लगता है कि 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती नहीं। और अब सबसे बड़े जो चुनाव डिफिकल्ट थे भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, वो सारे चुनाव अभी 2026 में थे। अब जो भी चुनाव होंगे, सिर्फ पंजाब आप छोड़ दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती है, बाकी गुजरात होंगे, उत्तराखंड होंगे, उत्तर प्रदेश होंगे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी का 2024 में समीर जी ऐसे लगा था कि अब बीजेपी का स्लाइड शुरू हो गया है। 240 सीटें आने के बाद पूरा विपक्ष एक तरीके से लामबंद हो गया था और बड़ा उत्साह में था कि 240 सीटें आई हैं, यहां से अब स्लाइड शुरू हो जाएगी बीजेपी की। लेकिन 2024 के बाद अब जिस तरीके से पीक पर है बीजेपी, 17 मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के हैं पूरे देश में, तो समझा जा सकता है कि इससे ज्यादा पीक अब क्या आएगा भारतीय जनता पार्टी का? निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद जब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे आ गई और भारतीय जनता पार्टी को अब सरकार चलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार चलाई है, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन की सरकार चला रही है। इतना शानदार प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद से आप महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के हो, दिल्ली का चुनाव, तमाम राज्यों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अभी पीक पे नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, अभी पीक और आएगा। अभी बाकी, अभी तो झारखंड का चुनाव जीतेगी, अभी पंजाब का चुनाव जीतेगी। अच्छा। और आने वाले पंजाब भी जितवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित रूप से पंजाब भी जीतेगी, झारखंड भी जीतेगी। और आप ये तय मान के चलिए कि फिर अभी तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव आना है, वहां कांग्रेस में, कर्नाटका का चुनाव है, फिर कर्नाटका का चुनाव है। नहीं, विपक्ष के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं? अब विपक्ष खुद ही नहीं चाहता लड़ना चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ती है। क्या राहुल गांधी ने आसाम में वैसा चुनाव लड़ा? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा? क्या राहुल गांधी किसी राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करके रात को वहां पर रुकते हैं? किस राज्य में राहुल गांधी ने लगा कि केरल में बहुत प्रचार किया हो, खून पसीना बहाया हो, बंगाल में दिन रात एक किया हो? किस चुनाव में राहुल गांधी करते हैं या प्रियंका गांधी करती है? जब आप खुद ही चुनाव नहीं लड़ोगे, आप अमित शाह से सीखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सीखिए, दिन रात फील्ड के अंदर काम करते हैं। देश का गृह मंत्री अगर यह कहता है कि 15 दिन में बंगाल के अंदर रहने वाला हूं, रात की 2 बजे तक वो काम करते हैं और सुबह 6 बजे बैठक लेना शुरू करते हैं। तो राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि आज का नतीजे वाले दिन भी है नहीं फिलहाल, मतलब है ना। तो क्लैरिटी के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, कंफ्यूजन के साथ लड़ेंगे कि आप किसके दोस्त हैं किसके नहीं, यानी कि जब स्टेट में आते हैं तो एकदम अलग अलग हो जाते हैं और इतने एग्रेसिव बयान दे देते हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है जनता को कितना रास आएगा। लेकिन एक अलार्मिंग फिगर एक और भी है जिसे नेशनल पर्सपेक्टिव में खासतौर से छत्रपों के लिए देखना बहुत जरूरी है। मुस्लिम वोट, जब बीजेपी इस तरह से पोलराइज्ड एक इलेक्शन बढ़ता है, बीजेपी इतनी एग्रेसिवली किसी स्टेट में आगे बढ़ती है, तो कहा जाता है कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन करण, अगर हम इसी बात को आपके पास लेकर आए कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन है छत्रपुर के लिए, खासतौर से पहले अखिलेश यादव की बात कर लें, फिर बाकी स्टेट्स की बात करें नेशनल पर्सपेक्टिव में, कि मुस्लिम्स ने भी कह दिया है कि भाई आप बीजेपी का हवा बना के डरा के आप कुछ भी नहीं सर्व कर सकते हमें। अगर आप डिलीवरेबल्स नहीं देंगे तो हम ऑप्शंस तलाशेंगे, क्योंकि 42% मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स में 42% पे बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। वहां पे मुस्लिम वोट 1-2 नहीं बल्कि 4 फ्रेगमेंट्स में भी कई जगह बटा है। देखिए पिनाज जी, एक बात समझनी होगी हमें। मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं, मुस्लिम्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स वन ऑफ द पुअरेस्ट हैं। गुजरात के मुस्लिम से, जहां ये लोग गुजरात में, जिसको ये लोग हिंदुत्व लेबोरेटरी कहते हैं, वहां का मुस्लिम मच बेहतर स्थिति में है पर कैपिटा इनकम वाइज और हर एस्पेक्ट वाइज देन बंगाल के मुस्लिम। तो अब मुस्लिम भी पूछ रहे हैं बात को
कि भाई हमें आप इसी तरह यूज करते रहोगे वोट बैंक की तरह, या हमें कुछ दोगे भी आप? आज आप जो भी कहें, चाहे आवास योजना हो, चाहे और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना हो, कृषि सम्मान निधि योजना हो, इन सब में मुसलमान बहुत बड़े लाभार्थी रहे। तो ये बात, अब ये क्वेश्चन उठने लग गया है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, यहां पे सब यहां पर जो बात कह रहे हैं कि भाई अब भाजपा पीक करती जा रही है, एक दूसरी थॉट मैं देता हूं आपको। 2028 तक, यानी 29 से जस्ट पहले, जब असेंबली चुनाव होने होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के, तब एंटी इनकम्बेंसी भी आ सकती है अगर इन्होंने नहीं डिलीवर किया हो। तो जब पावर आती है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ओडिशा में भी तब एंटी इनकम्बेंसी की प्रश्न चल रहा होगा, बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी, तो उनके पास कुछ कहने को नहीं होगा। और फिर आपके पास एक विपरीत नहीं है, अब आप ही आप हो हर जगह। मुश्किल से एक हिमाचल और तेलंगाना और कर्नाटका में गिना सकते हो, बाकी हर जगह 29 से जस्ट पहले आपका भी एक बहुत तगड़ी परीक्षा चल रही है। यानी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे कि डबल इंजन की बिल्कुल, सरकार नहीं है, बिल्कुल। स्टेट हमें तो करने नहीं देती। आपको याद है पूरा बॉर्डर जो है 2024 फेंसिंग करनी ही पड़ेगी, ये भी 2024 देना पड़ेगा। के लोकसभा से पहले लोग क्या कह रहे थे? इनविंसिबल है बीजेपी, 400 पार की बातें चल रही थी। तो कहीं उस झाले में फिर से ना आए, संभल के चले, क्योंकि 28 में बहुत सारी जगहों पे आपको खूब परीक्षा देनी होगी। आपने अलार्मिंग सिचुएशन का जिक्र किया है, तो अजय आलोक जी आप आ जाएं चर्चा में। कभी कभी विपक्ष का ना होना भी आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, जिसका जिक्र अभी करण जी यहां कर रहे हैं। नहीं, करण जी भी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार जहां जहां रही है वो रिपीट इसलिए होती है क्योंकि हम डिलीवरी और गुड गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं। बिहार में लगातार 5वीं बार सरकार में हम हैं, यूपी में लगातार, यूपी जैसे स्टेट में हम दूसरी बार सरकार में पूर्ण बहुमत से हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब हमने रिपीट किया, गोवा रिपीट किया, अभी असम में तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ डिलीवरी। अगर लोगों को डिलीवरी नहीं मिलेगी, अगर सड़क नहीं मिलेगी, अगर बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं रहेगा, तो हमको क्यों रखेगी भाई? हमें भगाएगी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो हमारा परफॉर्मेंस का लेवल डिफरेंट है, और पीक, और राजनीति में पीक डिप अपने हरकतों से होता है। अगर आप काम करिएगा, जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना है वो काम करते रहिएगा, तो जनता का विश्वास आप में रहेगा।